नीट 2017 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया जिसमें वर्क पूछा गया था एंड इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का भी बहुत अच्छे से यूज़ हुआ था। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है एंड देन फिर इस पे बात करेंगे। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। आपको दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर की जो हाइट है वहाँ से एक पानी की बूंद है जिसका मास 1 ग्राम है, ये गिर रही है। ये जो ड्रॉप जब गिर रही है और ये नीचे जब ग्राउंड पे आ रही है तो जो टोटल डिस्टेंस है जिस हाइट से ये नीचे गिरी है वो 1 किलोमीटर दिया हुआ है आपको। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। जब ये ग्राउंड पे हिट किया तो उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। टेक जी कांस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ दिस, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। ओके, दोनों वर्क निकालने हैं। कैसे करता हूँ? जब ये ड्रॉप नीचे की तरफ आ रही होगी तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे की तरफ हो रहा है। मैं अगर इसका पहला पार्ट सॉल्व करता हूँ तो मुझे पता है यार वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो मुझे वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स चाहिए, तो ग्रेविटेशन का फोर्स कितना है mg, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ वो 1 किलोमीटर का हो रहा है, जिसको मैं s लिख देता हूँ। फोर्स भी नीचे की तरफ है दोस्तों और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो मेरा आंसर प्लस में आएगा, प्लस mgs। m कितना दिया हुआ मेरे को? ड्रॉप का 1 ग्राम। ग्राम को मैंने किलोग्राम में चेंज कर दिया, ये 1 ग्राम दिया हुआ मुझे है ना। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 10, और जो नीचे गिरा है वो कितना गिरा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ये कितना हो गया 10 जूल। अगर मैं चारों ऑप्शन में पहले ऑप्शन की तरफ जाता हूँ तो 10 जूल मेरा 4th ऑप्शन में आ रहा है। अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ नीट 2017 के, तो मुझे अब दूसरा पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पहला आंसर पहले पार्ट में केवल चारों में से एक ही ऑप्शन में है। चलो अब फिर भी हम लोग पूरा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। रेजिस्टिव फोर्स के कारण, देखो यार रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर है, मतलब एयर के कारण कभी भी आपको वर्क निकालना होना तो वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम पे चले जाओ। जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है ना, वो ये कहते हैं कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज में क्या होता है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एंड वर्क डन बाई एक्सटर्नल होता है। 3 प्रकार के फोर्स होंगे। अब काइनेटिक एनर्जी शुरुआत वाली तो कितनी है? 0 है। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कोई है नहीं, और कंजर्वेटिव फोर्स जो था ना वो ग्रेविटेशन फोर्स था जिसका वर्क मैंने निकाल लिया है 10 जूल। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो आपका एयर रेजिस्टेंस है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। देखो मैं एक काम करता हूँ, इस हाफ mv² को आपको अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये फाइनल, ये हाफ mv², मास कितना है 1 ग्राम। ग्राम को किस में चेंज किया? किलोग्राम में। वेलोसिटी कितनी है? 50 से स्ट्राइक किया तो 50 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 आ गया, एंड दिस इज 2000। ये हो गया 5/4। इसको मैंने 5/4 कर दिया। यार 5/4 जब करते हैं ना, 5 में 4 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा? 1.25। ओके, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा 1.25 माइनस 10। इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा -8.75 जूल, जो आपका सेकंड पार्ट भी 8.75 जूल ही था। तो गाइज इसमें जो खास बात आपको नजर आई वो क्या नजर आई पूरे प्रोसेस में? एक तो कभी भी वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करो, और सिंपली आपको वर्क डन बाई ग्रेविटेशन निकालना तो कंजर्वेटिव फोर्स से आप ये फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हो। एंगल का विशेष रूप से ध्यान रखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ से प्लस या माइनस का इफेक्ट आता है।